मिस संध्या जी जुड़ी हैं, ग्रुप सीएफओ हैं नारायण हेल्थ केयर से। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। नमस्ते। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार मैम। मैम बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में जुड़ी। मैम पहले मैं दर्शकों के लिए आपके रिजल्ट्स पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपके रिजल्ट्स पर बात करना चाहूँगा। कंपनी के अगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ देखें तो 2151 करोड़ रहे, 1335 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 61% का जंप देखने के लिए मिला। वहीं नेट प्रॉफिट में देखें तो 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने के लिए मिला एज़ कम्पेयर टू 194 करोड़, जिसमें कि करीब 34% का डाउन था। लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स थी, उन्हीं एडजस्टमेंट्स को लेकर बात करता हूं मैं। मैम पहले मैं आपके प्रॉफिट फॉल पर ही बात करूंगा, जो कि एडजस्टमेंट जो हुई हैं उसके बारे में बताएं कि एडजस्टमेंट किस वजह से हुई हैं, क्योंकि एबिटा मार्जिन्स तो ठीक दिख रहे हैं आपके। हाँ जी। अगर आप देखेंगे हमारे एबिटा में तो इंडिया 3 बिज़नेस वर्टिकल्स हैं हमारे। एक तो इंडिया बिज़नेस है। इंडिया बिज़नेस हैज़ डिलिवर्ड सिग्निफिकेंटली वेल ऑन एबिटा। आप देख सकते हैं मोर देन 2% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर इंडिया बिज़नेस में। केमन हैज़ आल्सो डिलिवर्ड गुड हेल्दी एबिटा मार्जिन्स, क्योंकि हमने काफ़ी सारे वन टाइमर इम्पैक्ट्स लिए इस क्वार्टर में। एक तो क्योंकि यूके में हमने डील किया था, को डील रिलेटेड का कॉस्ट्स हमारे बुक्स में बुक हुआ। सेकेंड, न्यू लेबर कोड का इम्पैक्ट बुक हुआ। और तीसरी बात ये है कि हमारा ओवरऑल एबिटा मार्जिन इटसेल्फ गॉट डाइल्यूटेड बिकॉज यूके केम इन एट अ लोअर मार्जिन प्रोफाइल। तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो एट द परसेंटेज लेवल भी आपने थोड़ा डाइल्यूशन देखा। तो उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि अंडरलाइंग एबिटा में डिक्लाइन है, बट अगर आप नंबर्स देखेंगे तो एबिटा हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। बिल्कुल। मैम जनरली जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, होटल्स की बात करते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र या एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट इस तरह से देखते हैं हम। यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट जो मैं आपका देख रहा था वो अराउंड 1.57 लाख पर पेशेंट है इस क्वार्टर में, एज़ कम्पेयर टू 1.42 लाख लास्ट ईयर। इसका कोई ख़ास बात जिसकी वजह से आपने किस तरह से अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाया पर पेशेंट? हमने इसके 3 लीवर्स हैं। एक तो हम हमेशा बात करते हैं थ्रूपुट के बारे में। हमने कोई कैपेसिटी ऐड नहीं किया है। विद इन द एक्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर हम ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं। बट एट द एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट लेवल अगर आप देखेंगे तो आप हमारा पेयर मिक्स का चेंज भी देख सकते हैं। पिछले साल से अब तक पेयर मिक्स में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। इस क्वार्टर हमारा स्कीम पेयर मिक्स 17.5 पे है, विच इज वन ऑफ आवर लोएस्ट स्कीम पेयर मिक्स। सो उसकी वजह से हमारा रियलाइजेशन इंप्रूव हुआ है, क्योंकि हायर वैल्यू प्रोसीजर्स एंड हायर वैल्यू रियलाइजेशन आ रहे हैं हमको इंश्योरेंस और कैश से। दूसरी इम्प्रूवमेंट जो हमारी आई है, हम काफ़ी सारे हाई एंड प्रोसीजर्स अभी कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो हमने कंट्री में लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोबोटिक कार्डियक प्रोसीजर्स किए हैं। वैसे काफ़ी सारे हाई एंड प्रोसीजर्स किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आ रहा है हमारा रियलाइजेशन में। तो इसकी वजह से हमारा एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट ऊपर जा रहा है। फ्रॉम अ प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ खास प्राइस इंक्रीज लिया नहीं है, और हम कब मोस्टली प्राइस इंक्रीज उतना लेते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने कॉस्ट्स को एफिशिएंसी से मैनेज करते हैं। बट एआरपीपी में हमको इसलिए एक्सपेंशन दिख रहा है क्योंकि हमारे पेयर मिक्स और प्रोसीजर मिक्स में इंप्रूवमेंट देखा है। जी मैम, एक थोड़ा मैं जनरल पब्लिक का सवाल पूछता हूँ। इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी। ये जो रोबोटिक का जो रोबोट्स का इस्तेमाल अब मेडिकल लाइन में हो रहा है, एंड हमने सुना कि एआई को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में डिसरप्शन आ रहा है, बहुत लोग डरे हुए हैं। आपकी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में इसका यूज़ एफिशिएंटली ऑन द पॉजिटिव साइड होगा, या इसका एक यूज़ ये भी होगा कि आपको कॉस्ट रिड्यूस करने में कुछ पर्टिकुलर स्टाफ लेवल पर जो आप डेटा लेते थे, जो रोबोट अब शायद रिप्लेस कर दे, ऐसा कुछ होने वाला है क्या हॉस्पिटल इंडस्ट्री में? हमारा ये मानना है कि एआई हमारे आउटकम्स को एनहांस करेगा। ओके। जैसे अभी हम हर मल्टीपल यूज केसेस पे काम कर रहे हैं। रेडियोलॉजी में काफ़ी कुछ यूज केसेस हैं विच अलाउस अस टू एनहांस द स्पीड ऑफ रिपोर्टिंग। तो हम काफ़ी फास्ट रिपोर्टिंग दे पा रहे हैं, उसकी वजह से
मोर इमीडिएट एक्शन ले पा रहे हैं। एक अनदर यूज़ केस जो हम देख पा रहे हैं वो है जैसे अभी रोबोटिक सर्जरी की बात हो रही थी। तीसरा यूज़ केस जो हम देख पा रहे हैं वो डेटा को यूज़ करके, जैसे हमने एक एआई मॉडल डेवलप किया है जो ईसीजी के रीडिंग से ही हार्ट फेलियर डायग्नोस कर सकता है। उसकी वजह से हम रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर डायग्नोसिस मोर एक्सेसिबल कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसके लिए एक इको चाहिए जो हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से हम आइडेंटिफिकेशन और डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि एआई डेफिनेटली काफी सारा डिसरप्शन लेके आएगा, बट वो डिसरप्शन पॉजिटिव साइड पे होगा, हमारे लोगों की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी और हमारा क्वालिटी ऑफ केयर एनहेंस करेगा। जी मैम, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक तो दो तरह के लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई कि रोबोट्स के थ्रू वो अपनी सर्जरी कराने में थोड़ा डरते हैं, और दूसरा कि जो लोग अगर कराने की इच्छा भी रखते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि उनको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। तो क्या ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर कुछ काम कर रही है? एक चीज मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि रोबोट सर्जरी नहीं करते, डॉक्टर्स ही सर्जरी करते हैं। ओके। ये एक एनहांस्ड टूल है डॉक्टर्स के हाथ में जो ओके। उनको मोर प्रेसिशन सर्जरी करने में मदद करता है। तो ओके। जैसे पुराने जमाने में जो टूल्स थे वो मैनुअल टूल्स थे, तो ये मोर ऑटोमेटेड टूल है। हम्म। जब लोग हमारे पास रोबोटिक सर्जरीज के लिए आते हैं तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों इसके आउटकम्स बेटर हैं और वो हम्म। डॉक्टर्स को कैसे हेल्प करता है, तो हम्म। लोग कन्विंस होते हैं। तो इट्स अ जर्नी। अगर आप एक 10-15 साल पहले जब लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तब भी लोगों को ये डर था कि ये क्या नया टूल आ गया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एज फार एज इंश्योरेंस इज कंसर्न, वो एक जर्नी है। हम जब इंश्योरेंस प्लेयर से बात करते हैं तो हमको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि वो बिल्ड कर रहे हैं प्रोसेस। अभी ही काफी सारे इंश्योरेंस प्लेयर्स रोबोटिक सर्जरीज का रियम्बर्समेंट कर रहे हैं या फिर कैशलेस कर रहे हैं, बट वो एक जर्नी है। यही जर्नी लैप्रोस्कोपिक जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी इंश्योरेंस का एक जर्नी था। उनका एक प्रोसेस है, एक फ्लो है, और उनको कॉन्फिडेंस मिलना है कि ये उनको फ्रॉम अ कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैनेज कर सकते हैं। तो एज वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो वी आर 100% श्योर कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि इंश्योरेंस विल रीएम्बर्स रोबोटिक प्रोसीजर्स। मैम, कुछ अब फाइनेंशियल्स पर बात अगेन करता हूँ। जो शेयर होल्डर्स हैं दे हैव सीन कि एक अच्छी सस्टेनेबल ग्रोथ कंपनी में मिली है उनको ऑलरेडी, लेकिन आगे के लिए मैं आप ही से पूछ लेता हूँ ट्रिगर्स कि आप किस साइड पर, कैपेक्स साइड पर जा रहे हैं, किस तरह से, क्योंकि मैं आपका देख रहा था 11 जगह पर आपका प्रेजेंस है, तो आप प्रेजेंस को एक्सपेंड करेंगे, कैपेक्स उन्हीं जगह पर करना चाहेंगे जहाँ पर ऑलरेडी आपकी प्रेजेंस है? क्या प्लान है कंपनी के? मोस्टली हमारा कैपेक्स वहीं पे होगा जहां हमारा ब्रांड प्रेजेंस है और ब्रांड स्ट्रेंथ है। क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि उससे हम फास्टर ब्रेक इवन अचीव कर सकते हैं और ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स अभी तक अनाउंस हुए हैं वो भी हमारे एग्जिस्टिंग जोग्राफीज में ही हैं, और हम और प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस करेंगे। सो हमारा ग्रोथ का दो लीवर है। एक तो हमारा एक्सपेंशन जो कर रहे हैं, सेकेंड हमारा जो थ्रूपुट इम्प्रूवमेंट जो हम हमेशा बात कर रहे हैं। पिछले कई सालों में हमने एक भी बेड ऐड नहीं किया, बट आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट डिलीवर किया है हमारे रेवेन्यू और थ्रूपुट परफॉर्मेंस में, तो उस पर हम फोकस करते रहेंगे। ऑफ कोर्स इंटीग्रेटेड केयर के बारे में हम बात भी कर चुके हैं, तो वो एक लीवर है जो हमको और शेयर ऑफ वॉलेट कैप्चर करने में मदद करेगा, क्योंकि हम काफ़ी प्राइमरी केयर में ऑपरेट कर रहे हैं। और वो विद इंश्योरेंस हम पेमेंट फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल करना चाहते हैं। तो वही हमारा ग्रोथ प्लान है। क्योंकि मैं देख रहा था मैम कि आपके बहुत सारे जो एक्सपेंशंस आ रहे हैं, इसमें 6 एक्सपेंशन में आपके देख रहा था जो कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में होने वाले हैं टिल FY29। उसमें 4 एक्सपेंशन आपके बेंगलोर में है, और एक एक्सपेंशन आपका कोलकाता में और एक रायपुर में है। इनसे मैम कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
हमने वो नंबर पब्लिकली तो डिस्क्लोज नहीं किया है, बट इट्स अ वेरी इजीली कैलकुलेटेबल नंबर, क्योंकि हमने बेड्स भी डिस्क्लोज किए हैं एंड ब्रॉडली मार्केट को पता है कि जब शुरू होता है तो क्या ऑक्यूपेंसी और क्या एवरेज रेवेन्यू पर बेड होता है, तो उसके इन लाइन पे होगा। बट दो पार्ट हम उसमें क्लैरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि हम उन जोग्राफीज में फोकस कर रहे हैं जहाँ पे हमारा ऑलरेडी प्रेजेंस है, तो हमारा ये मानना है कि हम थोड़ा जल्दी ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारा इंटेंट ये है कि हम इंटीग्रेटेड मॉडल पे फंक्शन करें, तो हमारा ग्रोथ सिर्फ हॉस्पिटल रेवेन्यू से नहीं आएगा, बट वो ऑल्सो इंटीग्रेटेड प्राइमरी केयर स्पेंड से भी आएगा। लास्ट क्वेश्चन टू यू मैम, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर कुछ गाइडेंस हैं आपकी तो उसको हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज़। और अगर आपका कुछ आउटलुक है फॉर द नेक्स्ट फिजिकल, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस फिजिकल, तो अगर कुछ आपका आउटलुक है फॉर द नेक्स्ट फिजिकल तो देन प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। तो हम एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल गाइडेंस नहीं देते, बट आपके दर्शक ये 2-3 फैक्टर्स रख सकते हैं अपने कैलकुलेशन में। एक तो फ्रॉम इंडिया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हम बोथ रेवेन्यू एंड मार्जिन्स कंटिन्यू टू ग्रो करेंगे। इंडिया में कोई कैपेसिटी हमारा सिग्निफिकेंटली नहीं ऐड हो रहा, एक्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में ग्रोथ आएगा। केमन में वी हैव रीच्ड अ काइंड ऑफ स्टेडी स्टेट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, सो केमन में स्टेबल परफॉर्मेंस रहेगा। यूके में भी हम स्टेबल परफॉर्मेंस देख पाएंगे, जो दो मार्जिन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। तो इसके बेसिस पे आपके दर्शक हमारे गाइडेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स मैम, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स एंड फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थी नारायण हृदयालय की ग्रुप सीएफओ, जिन्होंने की बताया कि देखिए एआई डिसरप्शन नहीं है, एआई इन्हेंसमेंट का काम करेगा हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। और जो हार्ट के पेशेंट हैं या जो हार्ट के पेशेंट्स के साथ काम कर चुके हैं या उनके घर परिवार में जो लोग रहे हैं, देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि केवल महज ईसीजी से पता लग जाएगा कि हार्ट फेलियर होने की संभावना कितनी है, तो ये रोबोट और या एआई काम करेगी। इसके लिए ईको की ज़रूरत नहीं है। ईको में बता दूं कि ईको कराने में थोड़े से कुछ पेशेंट्स के साथ दिक्कत आती है। अगर टेक्नोलॉजी है भी तो भी दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो शुगर के पेशेंट होते हैं, किसी का क्रिएटिनाइन बड़ा होता है, तो ऐसे में ईको करना थोड़ा सा मतलब उनके इस बैलेंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला होता है। तो कई बार डॉक्टर्स ईको को अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये ईसीजी से ही काम हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी सक्सेस है, और इस चीज़ से जो हम एआई को लेकर घबरा रहे थे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है।